In this video, I'm gonna teach you one of the most common and one of the most important topic that is mitochondria. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नीट, नेट, JRF इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने अब से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पढ़ी होंगी. तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और चलिए शुरू करते हैं. एज्यूम करिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. शेप थोड़ी डिफरेंट हो सकती है बट एज्यूम कर लीजिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है और हमें सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो देखिए डेफिनेशन में हम क्या चीज़ें रख सकते हैं. नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल विच इज़ present or found in the cytoplasm of almost all eukaryotic cells. ये एक यूकैरियोटिक सेल है और जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं लगभग सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. इसके अलावा इसके बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके, मैं इसके बारे में अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना. इसके पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि कैसे होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं. इसके पास अपना DNA है. ओके, ये तो इसकी कुछ डेफिनेशन की बात हो गई. अब हम बात करते हैं इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस से क्या मतलब है, एक बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको हम लिखते हैं आउटर मेम्ब्रेन, मैं OM लिख देता हूँ, आउटर मेम्ब्रेन. एक अंदर की मेम्ब्रेन है जिसको हम लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर गैप प्रेजेंट होता है. इस जो स्पेस है, ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये हो गया स्ट्रक्चर जिसमें कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट है. और जो स्ट्रक्चर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 10 माइक्रोमीटर साइज़ जो होता है इसका, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर का साइज़ होता है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी मिल जाए तो कमेंट करके बता देना. क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कौन से सेल हैं ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से सेल होते हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता. उसका आंसर आप दे देंगे RBC. ठीक है, याद रखना RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता. आंसर मिल जाए तो कमेंट करके बता देना. हम चलते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद धीरे धीरे हम अंदर की तरफ चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अब देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन पे चलने से पहले एक चीज़ और मेंशन कर दो छोटी सी, कि ये यूकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने इतना बड़ा साइज़ बना रखा है. इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं. न्यूक्लियस होगा सेंटर में, गोल्जी बॉडी और अलग अलग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है तो मैंने ये बड़ा सा साइज़ इसी का बनाया है, तो कन्फ्यूज मत होना. ओके, देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन. देखिए आउटर मेम्ब्रेन अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन करती होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती होगी. मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम. और कैल्शियम क्यों होता है, वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए, सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए, याद रखना. और उसके बाद जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ फ्रीली परमिएबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगर छोटे मॉलिक्यूल हैं उनके लिए ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन. लेकिन जो थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए आउटर मेम्ब्रेन में स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. मतलब कुछ अलग सी चीज़ अगर मिल गई हो तो भाई लाइक कर देना.
जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए फ्रीली परमेबल है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम इनर मेम्ब्रेन की। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, छोटे हों या बड़े हों, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इतना ज़्यादा फ्रीली परमेबल नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परमिट करती है, उन्हीं चीज़ों को अलाव करती है अंदर जाने के लिए जो कि इस मैट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स वो चीज़ है जिसमें से अभी आपको मेरा फेस दिख रहा होगा। ये जो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर जो बाउंडेड वाला पार्ट है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है इसमें, लिक्विड पार्ट, जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे कि डीएनए के बारे में अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा जो कि 70S टाइप का होगा, और इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? वो एंजाइम्स जो TCA साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एंजाइम जो रेगुलेट करते हैं TCA साइकिल को। अगर TCA साइकिल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, क्योंकि TCA साइकिल यहीं पर होनी है। बाहर से ग्लूकोज बनेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर वो आगे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ TCA होगा। तो इसका जो मैट्रिक्स है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके? TCA साइकिल के। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो ये डीएनए मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mtDNA, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस अगर हम बात करें ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो वहाँ पर लगभग नहीं, मतलब कंप्लीटली 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। किसके? ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 13 जीन जो होते हैं वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उनके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन 37 में से 13 जीन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो 37 जीन्स हैं या ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता है। डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता है। और जब डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे किस चीज़ के? म्यूटेशन के। यस, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू म्यूटेशंस। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इस डीएनए में इजीली म्यूटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर सीधा मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है, 37 जीन्स हैं, डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, तो म्यूटेशंस आसानी से हो सकते हैं। आ गई इंपॉर्टेंट बातें डीएनए के बारे में। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो इसका डीएनए होता है इट टेक्स पार्ट इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, तो उस टाइम पर जो फादर का साइटोप्लाज्म होता है उसका बहुत कम पार्ट ही जाइगोट में जा पाता है, जबकि जो मदर होती है उनका जो ओवम होता है, ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो मदर के ओवम से आता है। तो जो मदर का ओवम है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा उसके साइटोप्लाज्म में, लेकिन फादर वाला जो साइटोप्लाज्म था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया तो जा ही नहीं पाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी डीएनए है, और ये डीएनए भी इनहेरिटेंस का काम करेगा
क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो वहाँ पर ओवम मदर के बॉडी से आता है और स्पर्म जो होता है वो फादर की बॉडी से आता है। तो लेकिन न्यूक्लियस का जो डीएनए वो तो इनहेरिट हो ही रहा है, लेकिन मदर से माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो भी इनहेरिट हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या इस चीज़ को हम बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। तो कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ बच्चे अपनी माँ को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा। ठीक है, ये एक मतलब केस है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का, यानी कि न्यूक्लियस वाले जो क्रोमोसोम है उनसे अलग, उनसे एक्स्ट्रा अगर कोई इनहेरिटेंस हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, ये भी इनहेरिटेंस करता है, और इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं। तो कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। अभी हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया है इसके, हमने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, कुछ फंक्शंस को हमने देख लिया। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ना यार, गुरु दक्षिणा के तौर पे कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुरु दक्षिणा में इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस थोड़े से और इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए, अब हमारे पास में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ फंक्शंस और कुछ क्वेश्चंस आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन फाइनली यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में आनी है, और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसके द्वारा उस ऑक्सीजन का यूज़ होकर क्या बनना है, एटीपी बनेगी। तो उस ऑक्सीजन का ये मत समझना कि हम जिंदा रह रहे हैं, यूं ही सांस ले रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पर काम होता है भाई उसका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कैल्शियम आयंस। जो सेल के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं उनके मेंटेनेंस में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। उसके बाद आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे भी हैं, और एक और क्वेश्चन है वो ये कि क्या ह्यूमन सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या अलग अलग नंबर हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इसको क्वेश्चन को आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है, और जो क्वेश्चन का सही आंसर करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या कम्युनिटी टैब पर उन लोगों के नेम्स को मेंशन करूंगा। डोंट वरी भाई, देखो मेंशन किए जाएंगे उन लोगों के नेम जो सही आंसर देंगे। ओके, देख सकते हो कहीं से भी, गूगल या कहीं से भी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें जो अमोनिया होता है, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, अमोनिया डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। तो भाई देखो, अगर समझ में आ गया हो तो फिर से कह रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक भी करना है वीडियो को, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं यार, कर ही दो यार, मतलब मेहनत लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और डिमांड हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी तरह के वीडियो मैं और लाता रहूँगा, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर अभी जितने भी बाकी ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। थैंक यू।